Hello, my shivering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of Physics Wala. Students, I welcome you all to your Safal 2.0 batch, and today we are going to start with your chapter that is amines. तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर किए हैं, आप सबको एक आइडिया है भी किस प्रकार से उसको कवर करना है. सेम उसी पैटर्न से हम अमाइंस चैप्टर को कवर करने वाले हैं. अब मैम कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले क्या टॉपिक पढ़ेंगे. सो लेट्स प्रोसीड दिस चैप्टर विद अ ब्यूटीफुल स्माइल. सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है, लाइक फर्स्ट हमने हेलो एल्केन्स किया, देन अल्कोहल फिनोल ईथर किया, एंड देन केम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज बारी है किसकी, अमाइड्स चैप्टर की, है ना. तो अगर मैं आपसे इस चैप्टर की स्टूडेंट्स बात करती हूँ तो बहुत सिंपल है. पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इस इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे भी अमाइंस आए कहाँ से, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई. इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूंगी भी कौन से ऐसे कंपाउंड्स है, या मैं कहूंगी ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उस कंपाउंड को अमाइंस की कैटेगरी में फॉल करवाता है ना. तो अमाइंस के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे, जो कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कवर करेंगे. अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे इसके बाद मैम, हम करेंगे इसकी नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का आपका जनरल रूल तो पता ही है, जो अभी तक आप हर चैप्टर में अप्लाई करते आ रहे हो, उसी जनरल रूल से हमने इसको भी फॉलो करना है ना. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्लासिफिकेशन पार्ट. कौन सा पार्ट मैम, क्लासिफिकेशन. हम क्या करेंगे जी, अमाइंस की क्लासिफिकेशन करेंगे. भी अमाइंस को कितनी क्लासेस में आप क्लासिफाई करते हो, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, और क्लासिफिकेशन करने के बाद भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे. यानी कि अगर मैं कहूं भी वो 3 या 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है तो उनकी इंडिविजुअल नॉमेनक्लेचर भी आपको करवाएंगे, ठीक है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अमाइंस में अगर मैं फर्दर प्रोसीड करती हूं तो मैं यहाँ पे करूंगी इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. हम क्या करेंगे मैम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ हम कवर करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे ये सब जो चीजें मैं बोल रही हूँ, मैं किसके लिए बोल रही हूँ, विद रिगार्ड टू योर अमाइंस. ये मैं अमाइंस के रिगार्ड में आपको बोल रही हूँ, ठीक है. इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे ना, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डाइजोनियम सॉल्ट. कंप्लीटली हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी, हम कंप्लीटली पढ़ेंगे जी डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में. उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो डाइजोनियम सॉल्ट वाले टॉपिक के अंदर हम फिनिश कर डालेंगे, ठीक है. तो ये हमारा आज का पैटर्न रहने वाला है. आई होप सो आज के सेशन के लिए आप सब रेडी हैं, बहुत बढ़िया. चलिए सबसे पहले टॉपिक से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. अमाइंस क्या होते हैं मैम, अमाइंस को आप कैसे डिफाइन करते हो, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इन अदर टर्म्स. लाइक मैम एल्डिहाइड के लिए हमने CHO ग्रुप लगा दिया, कार्बोक्सिलिक के लिए हमने अगर बोलते हैं तो COH ग्रुप लगा दिया, ऐसे कीटोन की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O के इर्द गिर्द हमने कार्बन के ग्रुप लगा दिया, ठीक है. अल्कोहल की बात करते हैं तो वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप होता है ना. मतलब कार्बोनिल ग्रुप वाले जितने कंपाउंड्स है वो हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, मतलब सॉरी इन सब में हमने क्लासिफाई किया, है ना, एसिड एनहाइड्राइड ये सब. अब बारी आती है भैया अमाइंस क्या चीज़ है भाई, और अमाइंस की रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो देखो ध्यान से सुनना, अमाइंस बेसिकली होते क्या है, दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स. ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स. ये लोग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं. मतलब ये अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं. अब अमोनिया डेरिवेटिव्स को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. अमोनिया का मतलब क्या होगा जी, NH3 होगा. क्या होगा जी, NH3 होगा. इससे कैसे डिराइव होता है मैम, समझना, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है. अमोनिया से कैसे डिराइव करते हो, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो किसी R ग्रुप से, किसी कार्बन के ग्रुप से, तो वो एक टाइप का अमाइन बन जाएगा. बिल्कुल सही. अच्छा, अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह पे 2R ग्रुप लगा देंगे तो वो दूसरी कैटेगरी का अमाइन बन जाएगा. ऐसे ही अगर मैं 3 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दूं और उसकी जगह पे 3R ग्रुप लगा दूं तो वो तीसरी कैटेगरी में फॉल करेगा. बिल्कुल सही पहचाने स्टूडेंट्स. तो अगर हम अमाइंस की बात करते हैं, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, ये कैसे बनते हैं इसको समझना होगा. बहुत सिंपल सी चीज है. व्हेन हाइड्रोजन एटम
are replaced by any R group, R group कहने का मतलब हुआ कार्बन का ग्रुप, है ना, कोई भी कार्बन की चेन, it forms amines। वो क्या बना देते हैं जी मैम, वो अमाइंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल, अमोनिया था NH3, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, इसकी जगह पे कोई एक R ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया RNH2। क्या बन गया, RNH2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अमाइन होगा, जो कि किससे डराइव हुआ, जो कि अमोनिया से डराइव हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिख लो, अब क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिख लो, क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, ये वन शॉट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम पूरे चैप्टर को बहुत ही एक सिस्टमाइज्ड तरीके से करेंगे। ठीक है, एक प्लान्ड तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ टफ ना लगे, ईजी लगेगा, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब आती है क्लासिफिकेशन। इसको आप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो। कितनी कैटेगरीज में मैम, 3 कैटेगरीज में आप जी इसको क्लासिफाई करते हो। और वो कौन सी 3 कैटेगरीज है? सबसे पहली कैटेगरी आती है मैम प्राइमरी अमाइन। सबसे पहली कैटेगरी आती है मैम प्राइमरी अमाइन आती है मैम। सेकेंड कैटेगरी आती है मैम सेकेंडरी अमाइन। कौन सी आती है जी, सेकेंडरी अमाइन। और थर्ड कौन सी आती है मैम, टर्शरी अमाइन आती है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी वन। अब इनका मतलब क्या है, ये इनको देखते हैं। प्राइमरी अमाइंस कब क्रिएट होते हैं, व्हेन one hydrogen atom is replaced by any R group। किसी R ग्रुप या कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस करते हो तो प्राइमरी अमाइन बनता है। एग्जाम्पल हो गया CH3NH2। CH3NH2 हो गया, क्या हो गया, CH3NH2। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया, ये प्राइमरी अमाइन है। CH3CH2NH2 ये भी आपका क्या है, एक प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही अब ये तो आपका कैसा है, एलिफैटिक है। कैसा है, एलिफैटिक है। एलिफैटिक का मतलब क्या है, जब कोई स्ट्रेट चेन कार्बन ग्रुप से आप उसको लगाते हो। एरोमेटिक से भी तो लगा सकते हैं मैम। ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब आपने NH3 था, एक हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन रिंग लगा दी है, एरोमेटिक रिंग लगा दी है, तो आपका वो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइन में क्या आएगा, व्हेन टू हाइड्रोजन atom are replaced by any 2 R groups। अगर 2 हाइड्रोजन एटम की इस बार रिप्लेसमेंट हो रही है और वो 2 R ग्रुप से हो रही है तो वो आपका सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो ये अमाइन था, NH3 था, भाई तुमने 2 हाइड्रोजन इस बार हटा दिए और 2 R ग्रुप लगा दिए, तो क्या बनेगा, RNHR बनेगा, RNHR बनेगा। ये क्या होता है, ये होता है मैम सेकेंडरी अमाइन। क्या होता है मैम, ये सेकेंडरी अमाइन होता है ना। एग्जाम्पल ले ले, चलो तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो तो ये RNH2 है, इसकी लिखनी है तो RNHR है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो CH3NHR, NHCH3। और केसेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो C2H5NH, C2H5, ये भी ले सकते हैं। अच्छा मैम एलिफैटिक लिया, एरोमेटिक ले लो, हाँ वो भी ले सकते हो। बस कार्बन की चेन होनी चाहिए। देखो
तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सेकेंडरी अमाइन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप अमोनिया से हाइड्रोजन एटम को निकाल लोगे और उसकी जगह पे R ग्रुप लगाओगे तो अमाइन बन जाएगा। सो दे ऑल आर अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये सब क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, है ना। टर्शरी अमाइन की बात करते हैं। अब क्या आएगा मैम, व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम, when 3 hydrogen atom are replaced by 3 R groups, जब आपने 3 हाइड्रोजन एटम को 3 R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो वो टर्शरी अमाइन कहलाएगा। अब ये किस में कर दिया, अमोनिया में कर दिया, है ना। तो अब देखो कैसे, मान लो आपके पास क्या था, अमोनिया था, NH3 था, आपने इस बार 3 हाइड्रोजन हटा दिए, इसकी जगह पे आपने 3 R ग्रुप्स लगा दिए, तो ये क्या ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे टर्शरी अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन बोलते हैं, है ना। ये क्या हुआ, टर्शरी अमाइन। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। CH3N, CH3, CH3, देखो इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा, है ना। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, CH3N, C2H5, CH3, अरे 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 सॉरी। तो ये क्या हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई अमाइंस की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में। ये हमने क्लासिफाई कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में। इसको पहले लिख लो फटाफट से एवरीबडी, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। लिख लिया, हाँ जी। तो जैसे कि रिकॉर्डेड सेशन है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। मैं साइड हो जाती हूँ, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, है ना, डन है। चलो अब आती है जी नॉमेनक्लेचर। क्या आता है, नॉमेनक्लेचर आता है। पहले मैं जनरल रूल बताती हूँ, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का हम इंडिविजुअल नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। चलो जनरल रूल हमने हर चैप्टर में पढ़ा है, स्टिल आई लेट यू नो। क्या होता है, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, आपने ये कंसिडर करना है भी आपके पास 3 पोजीशंस है। एक सेंटर पोजीशन होती है जहां से आपने स्टार्ट करना है, वर्ड रूट लिखना है, फिर आपने राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करना है, देन यू हैव टू मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड नोटबुक के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे मान लो ये आपकी नोटबुक है, तो पहले आप सेंटर मोस्ट पोजिशन पर क्या लिखोगे जी, वर्ड रूट लिखोगे। क्या लिखोगे सेंटर मोस्ट पोजीशन पर, मैम हम लिखेंगे मैम वर्ड रूट, ठीक है। अब ये वर्ड रूट सेंटर पे लिखने के बाद इसकी राइट हैंड साइड पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स यानी कि 1 डिग्री सफिक्स। क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स यानी कि 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। अब इसकी भी राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स यानी कि 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स यानी कि 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। ये काम इस तरीके से ही करना है। कई बार ना कई बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जब कर लेते हैं तो वो डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, अगर कोई भी नेमिंग का कंपाउंड मिल जाए और आप चाहते हो आपकी गलती ना हो, आप बिल्कुल सही से चलो, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है और कई बार ना जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही ढंग से उसको सॉल्व करना है और आपने कम इंटरवल में सॉल्व करना है। तो बेस्ट तरीका है वर्ड रूट पहले लिखो, फिर राइट हैंड साइड में जाओ, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, कभी गलती नहीं होगी। वर्ड रूट लिखा, प्राइमरी सफिक्स लिखा, सेकेंडरी सफिक्स लिखा। अब वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखोगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे हम, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे। और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे हम, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे जी, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। इतनी कहानी में मेरे को नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होना चाहिए, है ना जी, बिल्कुल सही। अब वर्ड रूट किसको डिनोट करता है, वर्ड रूट किसको डिनोट करता है, तो वर्ड रूट आपका ये बताता है भी आपके जो मेन चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन एटम्स है। तो वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन और पेरेंट चेन, इन मेन चेन या फिर आपके पेरेंट चेन में, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, वो वर्ड रूट बताता है। वो कौन बताता है, वर्ड रूट बताता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपकी मेन चेन में 1 कार्बन एटम है तो आप मिथ का इस्तेमाल करोगे, अगर 2 कार्बन एटम है तो आप इथ का इस्तेमाल करोगे, अगर 3 कार्बन एटम है तो आप प्रॉप का इस्तेमाल करोगे, अगर 4 कार्बन एटम है तो आप ब्यूट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ऐसे 5 कार्बन एटम्स है तो पेंट लिखा जाएगा, 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्स लिखा जाएगा, 7 कार्बन एटम्स है तो हेप्ट लिखा जाएगा, 8 कार्बन एटम्स है तो ऑक्ट लिखा जाएगा,
9 कार्बन एटम्स है तो नॉन लिखा जाएगा, और 10 कार्बन एटम्स है तो डेक लिखा जाएगा। ठीक है, 11 कार्बन एटम्स पे अनडेक लिखा जाएगा और 12 कार्बन एटम्स पे डू डेक लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको पहले से ही बता दिया गया है। अब ये ना C1 का मतलब ये नहीं है उसके पैर में 1 लिखा हुआ, उसके पैर में 2 लिखा हुआ, 3 नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स बता रहा है। भी अगर तुम्हारे किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन प्रेजेंट है मेन चेन में, पेरेंट चेन में, यूजुअली ये लॉन्गेस्ट ही होती है। ठीक है, तो अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम है मिथ होगा, 2 है इथ होगा, 3 है प्रोप होगा, 4 है ब्यूट होगा, 5 है पेंट होगा, 6 है हेक्स होगा, 7 है हेप्ट होगा, 8 है ऑक्ट होगा, 9 है नॉन होगा, 10 है डेक होगा, अनडेक होगा, डू डेक होगा। इस तरीके से आपका ये क्या रहने वाला है, वर्ड रूट का काम रहने वाला है। ठीक है, चलो अब आती है मैम प्राइमरी सफिक्स की बारी। प्राइमरी सफिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमें बताता है बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये वो डिपिक्ट करता है। भी अगर तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखोगे, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप ईन लिखोगे, और अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लिखोगे। ठीक है, तो ये कौन बताता है, ये प्राइमरी सफिक्स बताता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स देखो क्या होगा। वैसे तो अमाइन के लिए आप डायरेक्टली अमाइन ही लिखते हो, और सेकेंडरी सफिक्स लिखा भी फंक्शनल ग्रुप के लिए जाता है, और वो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए हम इसको लिखते हैं। अब सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट मैंने बहुत दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया है, जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं हर चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसको सेकेंडरी सफिक्स की जगह दोगे। अगर एक से ज़्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है ना, तो किसी को आप सेकेंडरी सफिक्स पे लिखोगे और किसी को आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पे लिखोगे। सफिक्स पे उसको लिखोगे जो सीनियर मोस्ट है सीनियरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, और प्रीफिक्स पे उसको लिखोगे जिसको क्या है, जो जूनियर मोस्ट है ना। अब बारी आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात की, भी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, और जब साइक्लिक कंपाउंड्स है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप साइक्लो लिखोगे। ठीक है, अब लास्ट बारी आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर भाई तुम इसको किसके लिए लिखते हो मैम, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं मैम। ठीक है, और साथ ही साथ मैम इसको और किसके लिए लिखा जाता है, साइड चेन के लिए लिखा जाता है मैम, एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए लिखा जाता है मैम। जैसे मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब आ जाए तो आपको लिखना है क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ऐसे लिखना है। ऐसे ही मान लो अगर आपको CH3 देखने को मिलता है, एक कार्बन है तो आप उसको लिखोगे मिथाइल ग्रुप, जब आप एक्स्ट्रा साइड चेन की तौर पे आता है। 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, ऐसे करके। जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ये है, भी मान लो अमाइन के साथ कोई सीनियर मोस्ट ग्रुप आ जाए, तो अगर सीनियर मोस्ट मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो तुम उसको तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह दोगे, लेकिन अमाइन को किसकी जगह दोगे उस टाइम पे, तुम उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह दोगे, और उसके लिए आप लोग लिखोगे अमाइनो। क्या लिखोगे, अमाइनो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक कॉमन रूल हो गया, जो आप किसी भी चैप्टर पे कभी भी अप्लाई करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। दिस इज अ बेसिक कॉमन रूल जो आप अप्लाई करके IUPAC का नेम निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, है ना। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर इसको लिख लो, वीडियो को पॉज कीजिए, सभी लोग इस नॉमेनक्लेचर को लिख लीजिए। अब मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का नॉमेनक्लेचर बताती हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी अमाइंस का नॉमेनक्लेचर। किसकी नेमिंग करेंगे मैम, प्राइमरी अमाइंस की नेमिंग करेंगे। तो सोचो अभी तक मैंने आपको बताया था प्राइमरी अमाइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, बताया था ना। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी, कॉमन नेम और IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है एल्काइल अमाइन, कॉमन नेम आएगा एल्काइल अमाइन, और IUPAC नेम आएगा अल्कन अमाइन। IUPAC नेम क्या होगा, अल्कन अमाइन हो जाएगा। किसका, प्राइमरी अमाइंस का, जिसको हम RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने देखो कॉमन नेम तो चलो आपको याद करना है, IUPAC नेम ये कैसे आया ये भी बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो R के लिए मैं वर्ड रूट क्या लिखूंगी, अल्क लिखूंगी, प्राइमरी सफिक्स के लिखूंगी एन लिखूंगी, सेकेंडरी सफिक्स के लिखूंगी अमाइन लिखूंगी, तो नाम क्या होगा, अल्कन अमाइन हो जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ आ जाएगा। मान लो मैंने आपको ये दे दिया CH3NH2 दे दिया है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा मैम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। क्योंकि एक ही कार्बन का ग्रुप है तो मैम इसका कॉमन नेम मिथाइल अमाइन हो जाएगा। अच्छा जी,
तो इसका IUPAC नेम क्या होगा मैम? इसका IUPAC नेम होगा मिथेनमाइन। मैम इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनमाइन हो जाएगा, मिथेनमाइन हो जाएगा। एक और केस देख लेते हैं। मान लो यहाँ गिवन है CH3CH2NH2, मान लो ये गिवन है, मान लो ये गिवन है, तो मैम यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ होता है, तो यहाँ आ जाएगा मैम इथाइलमाइन, यहाँ आ जाएगा मैम इथाइलमाइन। और IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं, किसकी मैम? IUPAC नेम की, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनमाइन। क्या नाम हो जाएगा? इथेनमाइन नाम हो जाएगा। इसको लिख लो पहले फटाफट से, सभी लोग इसको फटाफट से लिख डालो। फिर क्या नाम हो जाएगा मैम? इथेनमाइन इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद मैं सेकेंडरी का केस दिखाती हूँ आपको। लिख लिया? चलो अब हम चलते हैं सेकेंडरी अमाइंस की नॉमेनक्लेचर पे। तो प्राइमरी अमाइंस की नॉमेनक्लेचर मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगी। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, जो ये देखने को मिलता है ना कंपाउंड, ये एनिलिन होता है बेसिकली, एनिलिन, इसका नाम है एनिलिन। ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, ये अभी तक एलिफैटिक थे, ये एरोमेटिक है और इसका नाम क्या है? एनिलिन है, एनिलिन है। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइंस की। तो सेकेंडरी में आप अगर फर्दर देखते हो तो 2 प्रकार के होते हैं मैम। ये एक होता है मैम सिंपल सेकेंडरी अमाइन और एक आता है मिक्स्ड वाला केस। ठीक है, तो सिंपल वाले की पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। RNHR है तो एक ये टाइप आ जाएगी और जो दूसरी टाइप आएगी वो आएगी RNHR डैश। तो 2 टाइप मैंने आपको बोली, एक टाइप मैंने बोली RNHR बोली और एक टाइप मैंने क्या बोली मैम? RNHR डैश बोली। अब इन दोनों में क्या फर्क है मैम? क्या फर्क है दोनों में? भाई R ग्रुप अलग है और एक में R ग्रुप सेम है। क्या है यहाँ पे? R ग्रुप यहाँ सेम है, वहाँ R ग्रुप अलग है। तो मैम अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? क्या यूज करेंगे मैम? कॉमन नेम। कॉमन नेम फिर से वही सेम है, कॉमन नेम फिर से वही सेम है। यहाँ पे जब सेम आप लगा रहे हो ना, सेम ग्रुप लगा रहे हो, तो यहाँ आ जाएगा डाई एल्काइलमाइन। कॉमन नेम इसका आ जाएगा डाई एल्काइलमाइन। और IUPAC नेम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा एल्काइल अल्केनमाइन। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या आएगा? डाई एल्काइलमाइन, इसका आएगा IUPAC नेम अल्काइल अल्कलमाइन। ऐसे ही अगर इसकी बात करती हूँ तो कॉमन नेम मैम यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा एल्काइल एल्काइलमाइन, एल्काइल एल्काइलमाइन। और IUPAC नेम इसका आ जाएगा एल्काइल अल्केनमाइन, एल्काइल अल्केन अमाइन आ जाएगा। ठीक है, समझाती हूँ सारे का मतलब अच्छे से, इन डेप्थ इन डिटेल समझाती हूँ। इतना कर लो पहले फटाफट से, है ना? इतना लिख लो पहले फटाफट से। लिख लिया भाई? बताओ। चलो बढ़िया। अब देखना यहाँ पे मैंने डाई क्यों यूज किया? क्योंकि ये दोनों R ग्रुप क्या है? सेम है। सिंपल केस है, दोनों R ग्रुप सेम है, इसीलिए डाई एल्काइल अमाइन आ गया। अल्क वर्ड आपका यूज करते हैं हम अभी कितने कार्बन एटम्स है उनके लिए, है ना? IUPAC में एल्काइल अल्केनमाइन में क्या आएगा? यहाँ पे सेम है तो कुछ भी कार्बन का ग्रुप, चाहे इस R के लिए एल्काइल में लिख दो, इस R को यहाँ पे लिख दो, किसी को कहीं पे भी लिख दो, क्योंकि सेम है दोनों तो कहीं पे भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल मान लो आपको दिया है CH3NHCH3, मान लो ये एग्जाम्पल है, CH3NHCH3 आपका एग्जाम्पल है। अब आप इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे मैम? इसका कॉमन मैम 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो मैम हम लिखेंगे डाई मिथाइल अमाइन। मैम क्या लिख देंगे हम? डाई मिथाइल अमाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल अमाइन लिख देंगे। ठीक है मैम। IUPAC नेम क्या लिखेंगे मैम? इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे मैम? IUPAC नेम आप फिर से मिथाइल मीथन अमाइन। क्या आ जाएगा मैम? मिथाइल मीथन अमाइन आ जाएगा। समझ पा रहे हो कहानी? अच्छा अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे जब आप कॉमन नेम लिखते हो ना अल्काइल अल्काइल अमाइन, तो याद रखना कॉमन नेम में आप यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
कॉमन नेम में स्टूडेंट्स आप यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखोगे, फिर बाद में लिखोगे, फिर अमाइन आएगा। IUPAC नेम में ये जो एल्काइल आप लिख रहे हो ये यूज होता है कार्बन जब कम होते हैं उसके लिए, और ये अल्कन वाला ये अल्क यूज होता है जहां पे कार्बन ज्यादा है उसके लिए, ठीक है। तो कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। IUPAC में पहले कार्बन लेस वाले का लिखना है, फिर कार्बन मोर वाले का लिखना है। इतनी चीज का ख्याल रहेगा, बिल्कुल रहेगा मैम। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगी कहानी अच्छे से। मान लो आपको गिवन है CH3NHC2H5, मान लो आपको ये गिवन है CH3NHC2H5, ये गिवन है। अच्छा जी, कॉमन नेम लिखते हैं मैम। कॉमन नेम मैम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, एल्काइल एल्काइल अमाइन है, तो अल्फाबेटिकली मैम ये CH3 को हम क्या लिखते हैं, CH3 को मैम हम मिथाइल लिखते हैं मैम, और C2H5 को मैम मिथाइल लिखते हैं मैम। तो अल्फाबेटिकली मैम ई पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ABCDE पहले आएगा ना, तो इसका नाम क्या आएगा कॉमन नेम मैम, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल अमाइन। क्या होगा, इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन हो जाएगा। कहानी अच्छी है मैम, इजी है मैम। IUPAC नेम की बात करें, चलो IUPAC नेम की बात करते हैं तो क्या आता है, एल्काइल अल्कन अमाइन आता है। क्या आता है, एल्काइल अल्कन अमाइन आता है। अब यहाँ पे कार्बन लेस किसमें, इधर एक इधर दो है, तो कार्बन लेस को पहले लिखेंगे। क्या आएगा मैम यहाँ पे, मिथाइल ईथन अमाइन। क्या आएगा मैम, मिथाइल ईथन अमाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मैम, मिथाइल ईथन अमाइन आ जाएगा। अच्छा, इनको लिख लो। ये हो गई आपकी सेकेंडरी की नॉमेनक्लेचर। ये क्या हो गई, सेकेंडरी की नॉमेनक्लेचर हो गई, इसको सभी लोग लिख लें। इसके बाद एक चीज ऐड करवाऊंगी मैं, पहले इसको लिख लो। यहाँ ये भी लिख लेना, ये सिंपल वाला है, सिंपल सेकेंडरी अमाइन, सिंपल सेकेंडरी अमाइन है, और ये हमारा मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, आई होप सो क्लियर है। चलें, अच्छा अब मैंने बोला था मैं एक चीज़ ऐड करवाऊंगी। यहाँ पे दोनों के IUPAC में आप N- ऐड करोगे, इधर भी N- ऐड करोगे। मैंने क्यों करवाया ये ऐड, क्यों करवाया ये ऐड, आपने यहाँ IUPAC में N- क्यों ऐड करवाया, ये इसलिए करवाया, जब आप IUPAC नेम करते हो आपने क्या लिखा, N एल्काइल, मतलब कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपने क्या लिखा, उसके बाद आपने इसकी नेमिंग कर दी जिसपे फंक्शनल ग्रुप है एल्कन अमाइन। आपने इसकी नेमिंग करी, एल्कन अमाइन बना, इस पे एक ग्रुप लगा है जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यहाँ पे N एल्काइल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जैसे जो ज्यादा कार्बन एटम वाली चेन है, मान लो इथाइल वाली है, इसको आपने मेन चेन माना, तो इसका नेम क्या होगा, इसका अकेले का नेम होगा इथन अमाइन। हाँ, अब ये CH3 सेन पे जुड़ा है तो क्या आएगा, N मिथाइल इथन अमाइन। तो नाइट्रोजन की लिंकेज करना जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर है, लिख लो, इसको भी लिख लो। लिख लिया, आगे चले, यस मैम। चलो, अब आता है टर्शरी अमाइन की नॉमेनक्लेचर। तो टर्शरी में भी हमारे पास दो केसेस आते हैं, जैसे सेकेंडरी में थे, यहाँ पे भी वैसे ही है। मान लो आपको एक ये देखने को मिले और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ देखने को मिले, तो ये क्या है, टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन क्या होता था, जब अमोनिया से आपने 3 हाइड्रोजन हटा दिए, उन 3 की जगह पे आप 3 R ग्रुप लगा रहे हो, तो वो टर्शरी अमाइन बन रहा है ना, वही है। हाँ जी, अब यहाँ देखना ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ट्राई एल्काइल अमाइन होगा। लेकिन अब 3 बार R ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे N, फिर आएगा ट्राई एल्काइल अमाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे कॉमन नेम तो इसका होगा N, एल्काइल एल्काइल अमाइन, एल्काइल 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 अमाइन, अल्फाबेटिकली। IUPAC नेम की बात करते हैं तो ये आएगा N, फिर आएगा डाई एल्काइल, फिर आएगा अल्कन अमाइन।
अब आप कहोगे मैम यहाँ पे 3 बार नाइट्रोजन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने अल्काइल अमाइन तो लिख दिया ना, एक को तो नेमिंग कर दी, अब 2 रह गए तो 2 को N, डाई अल्काइल लगाया। जबकि यहाँ पे अगर आप करना चाहो, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो उसी सेंस में आप इसको भी लिखोगे, बस यहाँ पे आपने वो देखना है किस में कार्बन लेस किस में कार्बन मोर, तो यहाँ पे भी N, एल्काइल एल्काइल, अब यहाँ डाई तो होगा नहीं क्योंकि सेम नहीं है, एल्काइल एल्काइल अल्कानमाइन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लेस, फिर उससे मोर, फिर सबसे मोर, ऐसे चलेगा। क्लियर है, इसको लिख डालो फटाफट से। ये हो गया टर्शरी वाले की नेमिंग। क्या हो गया जी, ये टर्शरी वाले की नेमिंग हो गई। ठीक है, टर्शरी वाले की नेमिंग हो गई, टर्शरी वाले की नेमिंग हो गई। अब मैं आपको एलाइल अमाइन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई, वो ज़्यादा बेटर वे है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको किससे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, एलाइल अमाइन से। पहली बात तो आपको ये समझना होगा भी एलाइल अमाइन होता क्या है। एलाइलिक कार्बन याद है, हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था, हाँ जी मैम। जब एक कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, दोबारा सुनो, जब एक कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है। और अगर इस एलाइलिक कार्बन से आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो वो आपका एलाइल अमाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, एलाइल अमाइन। इनकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ये, यहाँ CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2, क्या बन गया आपका, एलाइलिक अमाइन बन गया। क्या बन गया, एलाइलिक अमाइन बन गया। क्लियर है इतना, बताओ भाई, अगर क्लियर है तो फटाफट से बताओ ताकि हम आगे प्रोसीड करें। क्लियर है तो बताइए फटाफट से ताकि हम आगे चलें। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क इस टॉपिक पे बेस्ड, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चंस क्या हैं, होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क है, आपने CH3NH2 को कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क है, C6H5 बेसिकली बेंजीन रिंग पे जब NH2 है, ये वो वाला केस है। ठीक है, कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 NH2 कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए एज अ होमवर्क है, CH3 NH CH3 के लिए कॉमन नेम IUPAC नेम। हालांकि मैंने इनमें से कुछ कुछ ऑलरेडी बता दिए हैं, बट मैं चाहती हूँ आप लोग भी एक बार खुद से ट्राई कर लो, है ना। चलो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, CH3 NH C2H5 कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है ना। नेक्स्ट आपके बाद फिर से एलाइलिक वाला आ गया केस, एलाइल अमाइन का कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था एनिलिन होता है तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा है पैरा पोजीशन पे। अच्छा, आप किसी को ये चीज़ नहीं पता, मैं पहले बता दूँ, मान लो आपका यहाँ पे कोई भी ग्रुप G लगा है, इसके रिगार्ड में ये ऑर्थो पोजिशन होती है। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा होती है, पैरा होती है। ये ऑर्थो होती है, मेटा होती है, पैरा होती है। तो जब भी आप कॉमन नेम लिखोगे ना तो उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हुए लिखोगे, जैसे ऊपर वाले में लिखोगे पैरा ब्रोमो एनिलिन, ऐसा करके। समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 एज अ होमवर्क आ गया। इन सबके कॉमन नेम IUPAC नेम आपने खुद से ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स, है ना। अगला लेक्चर हमारा जो होगा ना वो बायोमोलिक्यूल्स में होगा, तो अगले लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी हमने जितने चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं ना उनके होमवर्क में आपको एंड में आधे घंटे में सबके करा दूँ, ताकि आपको एक रिविजन हो जाएगी और याद भी आ जाएगा, अच्छा हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 एज आपका होमवर्क है, पॉज करके लिख लेना, बेटर रहेगा। अच्छा, अब NCERT क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का उठाना है। ये वाला आपका अगेन एज अ होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस इसका अटेम्प्ट करके देख लेना। बड़े ही इजी हैं, बड़े ही इजी हैं। जिसके पास NCERT बुकलेट नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, NCERT बेस्ड होमवर्क है, इसको लिख लीजिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला है CH3 का ट्वाइस CHNH2, इसकी नेमिंग करनी है। फिर CH3 CH2 का ट्वाइस NH2, इसकी नेमिंग करनी है। अगला आपको इन दो कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। तो ये NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है, सब लोग इसको प्रैक्टिस करना। होमवर्क सोल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हम एंड में आधे घंटे में कर लेंगे, है ना। फिर ये नेक्स्ट हो गए, पॉज करके लिख लेना, बेटर रहेगा। और ये लास्ट हो गया। टोटल 7 पार्ट्स हैं इसके, कर लेना। टोटल 7 पार्ट्स हैं, अच्छे से कर लेना, तुम लोग कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से। किससे मैम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से प्रोसीड करने जा रहे हैं। तो जब मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात करती हूँ, है ना,
मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहला आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, सबसे पहला आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से भी आप अपना अमाइंस ऑब्टेन कर सकते हो। कैसा, कैसे, देखो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं NO ग्रुप लगा देती हूँ तो ये मेरा एक नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट्स इसकी रिडक्शन करवाती हूँ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, मैं किसकी प्रेजेंस में करा रही हूँ, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाती हूँ, तो ध्यान देना बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे को क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एनिलिन ऑब्टेन हो जाएगा। बेंजीन रिंग पे NH2 क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एनिलिन। और एनिलिन बेसिकली होता क्या है, एनिलिन हमारा होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। एनिलिन हमारा होता क्या है, एनिलिन हमारा होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया, ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम से, तो रिडक्शन हुई। बहुत सिंपल सी बात है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जो है बेसिकली कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, भी एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिएक्शन यहाँ पर हो सके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, NO जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मिल जाएगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन आ जाता है अमाइन का। क्लियर हुआ, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम अमोनोलिसिस रिएक्शन पे चलेंगे जो कि नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एवरीबडी जस्ट राइट इट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, नेक्स्ट पे चलने से पहले एक छोटी सी चीज और आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ना नाइट्रो कंपाउंड्स को इसमें और भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। SN और HCl के साथ रिएक्ट करा के भी कन्वर्ट कर सकते हो, और Fe और HCl के साथ रिएक्ट करा के भी ये आप रिएक्शन करवा सकते हो, मतलब रिडक्शन करा सकते हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में से कन्वर्ट करा सकते हो। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl। पेपर में पूछेगा विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप Fe और HCl के साथ कराते हो ना तो बेस्ट मेथड है ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो ये आपको बहुत फायदेमंद है, ठीक है, ध्यान रखना। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, SN, HCl या फिर Fe, HCl के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको एनिलिन की प्रोडक्शन मिलेगी जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक आपका अमाइन हो जाएगा, ठीक है, डन है। चलो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलें, इतना लिख लो। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या है मैम, अमोनोलाइसिस है एल्काइल हैलाइड का। चलें आगे, चलो बात करते हैं अब हम सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि आती है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या आती है, अमोनोलिसिस आती है एल्काइल हैलाइड की। अमोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ और एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ मैम? एल्काइल हैलाइड का तो मतलब हेलो एल्केन हुआ, RX हुआ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है मैम? RX होता है। इसमें आपने क्या जोड़ना है मैम? अमोनिया जोड़ना है मैम। क्या जोड़ना है? अमोनिया जोड़ना है, NH3 जोड़ना है। सिंपल सी कहानी है। अब जब आपने इसमें NH3 जोड़ना है तो नाइट्रोजन पे क्या होते हैं मैम? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो सब लोगों को पता है, होता है मैम। अच्छा, RX में से मैम हमें पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है मैम, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहानी भी सबको पता है। अमोनोलिसिस कैसे करानी है, क्या ये सबको पता है? अमोनोलिसिस करानी है तो आपने अमोनिया ऐड कराना है। नाइट्रोजन ना 5 बॉन्ड बना सकता है, 3 उसने हाइड्रोजन साथ बनानी है, सिर्फ उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तभी 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना। हाँ जी, तो अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ जाएंगे? इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव चार्ज पे जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ से क्या बनेगा? R, इस पे क्या आ जाएगा? NH3। अब NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या है? X नेगेटिव है। इधर क्या है? X नेगेटिव है। समझो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? मैं क्या हूं? मैं एक न्यूट्रल स्पीशीज हूं, मेरे पास पॉजिटिव भी है, मेरे पास नेगेटिव भी है। अगर मेरे से नेगेटिव चला जाता है तो क्या बचता है? पॉजिटिव बचता है ना। उसी सेम मैनर में नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? RNH2H और X नेगेटिव, और यहाँ पे इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखे रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इसकी रिएक्शन आप कराते हो NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हो? NaOH के साथ। मैंने जस्ट इसको खोल के लिखा है ऐसे,
रेस्ट कुछ भी नहीं चेंज किया, सिर्फ NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, R ग्रुप को दिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ना, इसलिए उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको समझने का बेस्ट वे ये है, अभी मैं न्यूट्रल स्पीशीज थी, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, नेगेटिव चला गया तो मैं सिर्फ पॉजिटिव से बची, ऐसे है ना। अब यहाँ पे जब आप NaOH से ट्रीट करते हो तो Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे आता है नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या करेगा ये Na इस X को ले जाएगा और यहाँ से बना लेगा जी NaX, क्या करेगा NaX, और ये OH नेगेटिव क्या करेगा इस H पॉजिटिव को यहाँ से ले जाएगा जी और बना लेगा वाटर। और जब इसको यहाँ से लेके जाएगा H पॉजिटिव को, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना ये किस पे ब्रेक हो जाएंगे, RNH2 पे। अब जब NH2 पॉजिटिव था, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूट्रल बन गया, और यहाँ से हमें क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा, RNH2 ऑब्टेन हो जाएगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा, RNH2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो हमें देखने को मिला है ये क्या है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन मिल गया या प्राइमरी अमाइन मिल गया, आप कह सकते हो, ये कह सकते हैं ना सभी लोग भी, मैम यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन मिल गया। इतना लिख लो, इतना लिख लो, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा प्राइमरी एलिफैटिक कैसे मिला। अब ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करती रहती है, ये रिएक्शन आगे भी चलती रहती है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अगले स्टेप में क्या होगा। अब आपके पास क्या आ गया, RNH2। अब आपने फिर से क्या लिया, RX लिया, एल्काइल हैलाइड लिया। किसी को अगर ये चीज़ नहीं पता तो मैं पहले बता दूं, एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा। अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई मैम, RNH2 के साथ करवाई। किसके साथ करवाई, RNH2 की। नाइट्रोजन पे क्या है मैम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन पे क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तलाश में जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्वियस बात है मैम, अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पॉजिटिव के पास ही जाएगा। अगर मैम इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पॉजिटिव के पास ही जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई, ठीक है, समझ गई, ये बहुत बेसिक बात है, ये यहाँ आ गया। अब मेरे को एक और बात बताओ, अगर मैम ये यहाँ पे आ जाता है, ये से जाके जुड़ जाता है तो क्या बनेगा, ये R है, इस पे कौन आके जुड़ा, NH2 पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, R लगा हुआ इस पे, और यहाँ X नेगेटिव है। इसको NH2R को ऐसे लिख दिया मैंने। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। एक न्यूट्रल स्पीशीज था, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव था, नेगेटिव दे दिया तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आ गया जी, पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैम क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। क्या होगी मैम, NaOH के साथ रिएक्शन। NaOH में Na पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है मैम, तो ये NaX यहाँ से मैम बाहर निकल गया, निकल गया। अब मैम ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेके जा सकता है, बिल्कुल। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके ऐसे लिख दूं, हाँ, तो ये OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव बन के निकल जाएगा, वाटर निकल गया मैम। जब ये निकलेगा मैम तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा। अब पॉजिटिव में नेगेटिव आ गया, न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ से क्या हमारे पास RNHR बन गया। क्या हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन गया, तो यहाँ से क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ से मैम सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई, सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है मैम। ये नेक्स्ट आगे भी चलेगी रिएक्शन, बिल्कुल चलेगी। अब आप फिर से इसको RX के साथ ट्रीट कराओ, फिर से RX के साथ ट्रीट कराओ। कैसे, देखो अब आप फिर से लिख दो RX, एल्काइल हैलाइड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ कौन आया, अब इस बार सेकेंडरी अमाइन आया, RNHR आया। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 बनाए हुए थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन ने क्या करने हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देने हैं, इस R को दे देने। जब ये इसको देगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये R था, इस पे NH आके जुड़ा, जिसपे एक R ग्रुप है और एक ये R ग्रुप है ना, और इसके साथ एक X नेगेटिव भी है। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेकर आते हैं हम, NaOH लेकर आते हैं। क्या करते हैं हम, NaOH लेकर आते हैं। तो इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव, NaX मैम यहाँ से निकल जाता है, और ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले जाएगा मैम, H पॉजिटिव बना देगा, जिसकी वाटर बना देगा। अब इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन पे ब्रेक कर देगा, है ना, क्योंकि H पॉजिटिव निकल गया तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ गए, वो क्या हो गया, न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या बना, RNRR, यानी कि मैम टर्शरी अमाइन, यानी कि 3 डिग्री अमाइन यहाँ से प्रोड्यूस हो गया। तो ये कैसा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइन को बनाने का, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कैसा मेथड हो जाएगा मैम, ये अमोनोलिसिस हो जाएगी मैम ये एल्काइल हैलाइड की। किसकी, एल्काइल हैलाइड की। इसको लिख लो,
डन है, लिख लिया, इसको लिख लिया, डन है। आगे चलें, आगे प्रोसीड करें, बता दो भाई, आगे चलें। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है ना। इसको पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो ताकि हम अगली रिएक्शन हमारी स्टार्ट कर सके। अगली रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स है, लेकिन उससे पहले ना यहाँ एक ऑर्डर पूछा जाता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर क्या पूछा जाता है एल्काइल हैलाइड का, तो मैं बता देती हूँ। RI सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl। ऐसा क्यों? देखो आप यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ रहे हो इनडायरेक्टली, है ना। तो कौन इजीली टूट सकता है? RF, RCl, RBr, RI, क्या टूट सकता है? टॉप टू बॉटम आप जाते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जाते हो तो आपको आयोडीन देखने को मिलता है, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। तो RI में साइज बड़ा होने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आप बहुत थोड़ी एनर्जी भी दोगे ना, बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि इतनी अट्रैक्शन नहीं है। जबकि RF और RCl का केस अगर आप देखते हो ना, तो वहाँ साइज छोटा है, तो दोनों एटम्स पास है, मतलब उनमें अट्रैक्शन है, तो आपको बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला भी आपके लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना इजी है, वही उसका ऑर्डर है। तो RI का बॉन्ड तोड़ना इजी है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का। क्लियर है? क्लियर है जी, इसको लिख लो फिर क्लियर है तो। अब हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। चलो, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड L की N की रिडक्शन करवानी है। अब ये जो रिएक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है, LiAlH4 की प्रेजेंस में होती है। और ये जो अभी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ ये फुल हाइड्रोजनेशन है, ये मैं फुल हाइड्रोजनेशन अभी बताने जा रही हूँ। करना क्या है समझना, करना क्या है, करना क्या है समझना। आपने करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन देना है, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन दे देना है। क्या बनेगा यहाँ से मैम? यहाँ से बन जाएगा RCH2NH2। क्या बन जाएगा? RCH2NH2। तो ये फुल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जो कि LiAlH4 की प्रेजेंस में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। आप नाइट्राइल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? आपके अमाइन में। तो यहाँ से कैसा अमाइन बन गया मैम? इससे मैम हमें 1 डिग्री अमाइन यानी कि प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस हो गया। R कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। लिख लो इसको भी। अब एक और तरीका है, इसी में ही एक और तरीका है। अगर मैं इसकी रिएक्शन SnCl2 के साथ कराऊँ, वाटर के साथ कराऊँ, तो ये जो रिएक्शन होती है स्टीफन रिएक्शन होती है। कैसी होती है? स्टीफन रिएक्शन। मेरे हिसाब से कई बच्चों को याद भी होगी। क्या होता था स्टीफन में? अब जब आप स्टीफन करा रहे हो ना, आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो पहले एक बॉन्ड ही तोड़ो, दोनों को हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो, आपको यहाँ से मिलेगा RCH2 डबल बॉन्ड NH, ये मिलेगा। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराते हो? वाटर ऐड कराते हो। क्या कराते हो? वाटर। किसमें? स्टीफन रिएक्शन में। तो जब आप वाटर ऐड कराते हो ना, तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे। और ध्यान रखना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन ले लेता है वाटर का और इसको ऑक्सीजन दे देता है। ये बॉन्ड इनके ब्रेक हो गए, इसको 2 हाइड्रोजन मिला, इसको 1 ऑक्सीजन मिला, तो मैम यहाँ से RCHO मिल गया। क्या हो गया? यहाँ से हमें क्या मिला? देखो ना, इस चीज को समझो, हमें यहाँ से क्या मिलेगा? एक तो पहली बात यहाँ पे ना एक ही हाइड्रोजन आएगा, हाँ ऐसे, ठीक है। तो हमें यहाँ से मैम क्या मिला? मैम हमें यहाँ से RCHO मिला, एल्डिहाइड मिला मैम, और साथ में मैम अमोनिया रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये तो स्टीफन रिएक्शन है, लेकिन क्या इससे आपने अमाइन बनाया? नहीं बनाया। इससे आप क्या कर सकते हो? अमाइन नहीं बना सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब आधी हाइड्रोलिसिस करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे? अभी तक हम पार्शियल जब करेंगे ना, अभी तक हमने क्या किया? फुल जब किया तो फुल में क्या होता था? यहाँ तक आपको प्राइमरी अमाइन मिल गया। अब पार्शियल जब करोगे तो वो यहीं तक होगा।
इसके बाद आप फिर से इसको स्टीफन रिएक्शन के साथ रिएक्ट कराओगे, SnCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो जब फिर से कराओगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों को मिल जाएगा, RCH2NH2 आ जाएगा, RCH2NH2 आ जाएगा। तो दो तरीके होते हैं इसमें, एक फुल वाला होता है और एक वाला कौन सा होता है मैम, पार्शियल वाला होता है। एक फुल वाला होता है मैम और एक कौन सा होता है, पार्शियल वाला। तो फुल हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस शायद मैं बोल बैठी ना, उसको सही कर लेना। फुल हाइड्रोजनेशन कराओगे तो भाई तुम डायरेक्टली दोनों बॉन्ड को तोड़ो और दोनों को हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो दे दो। अगर पार्शियल कराओगे तो पहले अगर आप देखो पार्शियल कराओगे, ये क्यों करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप स्टीफन रिएक्शन का यूज कर रहे हो तो स्टीफन से तो एल्डिहाइड और अमोनिया मिलता है, पर हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। तो पार्शियल कराने के बाद फिर से SnCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें हमारे पास अमाइन ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन हो जाता है, अमाइन ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन किसकी हो गई जी, नाइट्राइल्स की रिडक्शन हो गई। किसकी हो गई, नाइट्राइल्स की। तो इसको लिख लो सभी, इसको लिख लीजिए सभी। अच्छा, अब एक और मैं आपको केस बताती हूँ, एक और रिडक्शन का केस बताती हूँ, ये कर लिया तो। अब अगर आपको मान लो ये दे दिया RC डबल बॉन्ड हो NH2 और इसकी रिएक्शन भी वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहा है, इसकी रिएक्शन भी अगर वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा रहा है, सिंपल सी कहानी है, डबल बॉन्ड सॉरी अरे ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ को हटा दो, इसकी जगह पे दो हाइड्रोजन जोड़ दो, RCH2NH2 बन जाएगा। तो ये भी एक तरह की रिएक्शन है। अगर आपको RC डबल बॉन्ड हो NH2 गिवन है और आप उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा रहे हो स्टूडेंट्स, तो उस केस में आपको RCH2NH2 ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग इसको पहले लिख लो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ हमें सबसे पहले थैलिक एसिड चाहिए होता है और बुक्स में आपको NCERT में थैलामाइड से रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो घबराना मत। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है मैम ये, गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड में क्या होगा, आपके पास यहाँ थैलिक एसिड होगा, क्या होगा, ये है आपका थैलिक एसिड, ये क्या है मैम, थैलिक एसिड है। ये क्या है मैम, ये क्या है मैम, थैलिक एसिड है। क्या हो गया, आपको मिल गया यहाँ पे मैम थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड की रिएक्शन आप 2NH3 के साथ, दो अमोनिया के साथ करवाओगे। किसके साथ करवाओगे, दो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन आप कराओगे। और जब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होती है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये OH यहाँ से हट जाएंगे, OH यहाँ से हट जाएंगे और इनकी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी जगह पे आपको NH2 देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करोगे, रिलीज करोगे, यानी कि ये NH2H यहाँ से निकल जाएगा और थैलामाइड बनेगा, जहाँ से आपको NCERT में गिवन है। तो अभी तक हमने थैलिक एसिड लिया, दो अमोनिया मॉलिक्यूल से उसको रिएक्ट कराया, तो दो NH2 यहाँ पे आके जुड़ गए। यहाँ पे ना NH2 आएगा, इसको सही कर लेना। यहाँ पे क्या है, दो NH2 आकर के इन पे जुड़ गए। ठीक है, जब दो NH2 आकर के जुड़ा, अब एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकाल दो, मतलब NH3 निकाल दो। तो दो NH2 इसका ले लो, हाइड्रोजन इसका ले लो। जब आप निकालोगे यहाँ से तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो दोबारा बनाती हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अब NH3 निकल गया तो क्या बचा, दोनों में कॉमन NH बचा ना, तो ये आपका थैलामाइड है। और थैलामाइड से ही रिएक्शन आपको NCERT में गिवन है। तो ये उससे पहले का स्टेप मैंने बता दिया, भी अगर किसी का रह गया भाई तो वो इसे लिख ले, अगर किसी का इससे पहले वाला स्टेप रह गया है तो वो लिख ले। NCERT में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, भी आपने क्या लिया, थैलामाइड लिया, आपने क्या लिया, गैब्रियल थैलामाइड है तो आपने क्या लिया, यहाँ पे थैलामाइड लिया, ये थैलामाइड होता है। ये क्या है मैम, थैलामाइड है मैम, थैलामाइड मैम आपने लिया। अब इसकी रिएक्शन मैम आप करवा दो NaOH के साथ। किसके साथ करा दो, NaOH के साथ करा दो, KOH के साथ करा दो, इनमें से आप किसी के साथ भी इसकी रिएक्शन करा सकते हो। तो यहाँ मैम Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, N नेगेटिव H पॉजिटिव। मैम यहाँ से क्या होगा, ये वाटर निकल जाएगा, क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ से एक सॉल्ट बनेगा।
क्या बनेगा यहाँ से मैम? सॉल्ट बनेगा, N नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आप इसको KOH से भी करा सकते हो तो N नेगेटिव K पॉजिटिव आ जाएगा, N नेगेटिव K पॉजिटिव आ जाएगा। जो भी सॉल्ट लेना चाहते हो उससे करा लो, Na पॉजिटिव OH से कराना चाहते हो, KOH से कराना चाहते हो, एक ही बात है। अगर K लोगे तो वहाँ पे K पॉजिटिव आएगा, Na की जगह पे K पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, या तो NaOH या KOH। सेकेंड स्टेप में आप इसकी रिएक्शन कराते हो एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? हेलोएल्केन के साथ। किसके साथ? हेलोएल्केन के साथ, जिसपे R पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये Na पॉजिटिव इस X नेगेटिव को लेकर के NaX बना लेगा और ये R इससे जाकर के जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा मैम। तो यहाँ से मैम हमें मिला N पॉजिटिव, सॉरी N नेगेटिव R पॉजिटिव, N नेगेटिव R पॉजिटिव मिला, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तो जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ये बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। इसको मिलेंगे जी 2 हाइड्रोजन, यहाँ मिलेगा OH, ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा OH, ये H2O, ये H2O, ठीक है। इस हिसाब से आपने देना है। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप देखो तो नाइट्रोजन पे RNH2 मिल गया, हाँ जी मैम, RNH2 देखने को मिल गया, हाँ जी मैम। लेकिन यहाँ पे ना अब आपको फिर से सॉल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? आपको फिर से सॉल्ट देखने को मिलेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे। तो ये आपका क्या बन गया मैम? प्राइमरी अमाइन बन गया मैम। क्या बन गया मैम? प्राइमरी अमाइन बन गया मैम, ठीक है। क्या बन गया यहाँ से मैम? ये हमारा प्राइमरी अमाइन की प्रोडक्शन हो गई। किसकी प्रोडक्शन हो गई? प्राइमरी अमाइन की। बताऊँ दोबारा से? पहले एक बार लिख लो फिर दोबारा से बताती हूँ। पहले एक बार इसको लिख डालो फिर आपको दोबारा से बताती हूँ। इसके बाद एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला टॉपिक तो भाई यहाँ पे खत्म हो गया। क्या हुआ? मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला मैम हमने टॉपिक यहाँ से फिनिश कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ जी, इतना लिख लो। लिख लिया? रिपीट करूं मैं? चलो अब मैं समझाने लगी हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ना पहले आपको एनसीईआरटी में तो पिछले पेज से मिलेगा, ये उससे पहले का मैंने बता दिया। थैलिक एसिड आपके पास था, बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप लगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COH ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। आपने क्या किया? इसको 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया। जब 2 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया ना तो OH की जगह पे क्या आ गया? NH2 ग्रुप आ गया। क्या आ गया? NH2 ग्रुप आ गया। अब आपने इसमें से एक अमोनिया मॉलिक्यूल रिलीज करवाया तो आपको क्या देखने को मिला? थैलामाइड देखने को मिला। एक NH3 अगर हटाया तो ये NH इन दोनों में कॉमन आ गया, ये बन गया थैलामाइड। क्या बन गया? थैलामाइड। अब आपने थैलामाइड की रिएक्शन 2 चीजों से करवानी है, NaOH या KOH, या फिर सेकेंड स्टेप में RX। ये 2 स्टेप्स है। पहले स्टेप में NaOH या KOH कोई भी ले लो, NaOH या KOH में से K पॉजिटिव OH नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये OH इस हाइड्रोजन के साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और ये Na पॉजिटिव N नेगेटिव के साथ इस तरीके से कुछ जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन गया। ये हमारा क्या बना मैम? सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। अब हमने इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, मतलब RX के साथ कराई। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दोनों के ऊपर थे। Na पॉजिटिव X नेगेटिव NaX निकल गया, अगर K पॉजिटिव होता तो KX निकल जाता और ये R ग्रुप इस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज पे जाकर के जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको वाटर दोगे तो क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हाइड्रोजन इसको मिलेगा, नाइट्रोजन को, और OH उधर मिलेगा। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन क्यों मिलता है? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरेटिव। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, यहाँ से क्या बना? NH2 बना और यहाँ से अब सॉल्ट बनेगा, यहाँ से आपका वो नहीं बनेगा, फिर से COH ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है, थैलिक एसिड नहीं बनेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, जिसे हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट्स। क्या है? बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी मैम? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड
रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ना, इसमें भी वही सेम चीज़ है, RC डबल बॉन्ड ONH2 आपने लेना है और इसकी रिएक्शन आपने Br2 और NaOH के साथ करानी है। इस बार अब आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? ब्रोमीन विद NaOH करा रहे हो। किसके साथ कराएंगे मैम? हम ब्रोमीन विद NaOH कराएंगे। और जब हम ये कराएंगे ना तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा मैम। यहाँ पे RNH2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में Na2CO3 मिल जाएगा और NaBr मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। तो ये आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पे एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ देखा जाए 1-2 कार्बन थे, यहाँ पे एक ही कार्बन वाला प्रोडक्ट है, मतलब एक कार्बन लेस वाला मिलेगा। एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ठीक है? तो 1 कार्बन लेस वाला मिलेगा, सीधी सी बात है। ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। क्या हो जाएगी मैम? ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाएगी। और यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है ना, वो फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है जी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला मैम पार्ट फिनिश हो जाता है। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। मैंने आपको बोला था छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में मैम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में। अगर मैं अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की आपसे बात करती हूँ तो पहली बात इसकी नेचर की आती है। तो जो लोअर अमाइंस होते हैं ना, लोअर अमाइंस स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? गैसियस होते हैं। कैसे होते हैं वो? गैसियस होते हैं नेचर में। और हायर वाले हैं ना, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जो लोअर है, मतलब जिसमें कम कार्बन एटम है, वो गैसियस नेचर में मिलेंगे। उनसे ज़्यादा वाले कार्बन एटम वाले लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनसे भी ज़्यादा वाले सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ, इसके अलावा अगर मैं आपसे सॉल्युबिलिटी की बात करती हूँ तो लोअर की सॉल्युबिलिटी क्या है? लोअर वालों की सॉल्युबिलिटी इज ओके, वो सॉल्युबल होते हैं, पर हायर वाले इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों होता है? समझना, ऐसा क्यों होता है? जब आपके ना कार्बन एटम्स की संख्या कम होती है, कार्बन एटम्स का नंबर कम होता है ना, तो वो इजीली उसके अंदर घुल जाते हैं, वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पानी के अंदर इजीली घुल जाते हैं जब कम कार्बन होते हैं। जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स बढ़ाते हो, तो आप हाइड्रोफोबिक, तो आप उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो। कौन सा पार्ट बढ़ा रहे हो मैम? उसका आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? पानी से डर। जब कार्बन एटम कम थे तो वो इजीली घुल पा रहा था, अब जब कार्बन एटम बहुत ज्यादा हो गए तो उसको पानी से डर लगने लगा। पानी से जब डर ही लगने लगा है तो पानी में घुलेगा ही नहीं ना, तो इसीलिए वो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में घुल सकता है, तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो लोअर वाले बहुत इजीली सॉल्युबल है, जबकि हायर वाले क्या हो जाते हैं जी? इनसॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसको लिख डालो ताकि फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर सके। इसको फटाफट से लिख डालिए ताकि फिर हम हमारे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी से प्रोसीड कर सके। हाँ जी, इसको लिख लिया? लिख लो फटाफट से ताकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सके। बड़ा स्मॉल है केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन वी हैव डाइजोनियम सॉल्ट। इसको लिख लो। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सबने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नोट कर ली हैं। अब बारी किसकी है मैम? अब हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसी को भी हमने उस ढंग से ही करना है जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किया। जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने अभी वाइंड अप किया ना, तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बना लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी, है ना। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड कर रही हूँ, तो उसी प्रकार से समझते हैं। अब यहाँ पे हमें बिहेवियर का समझना बहुत जरूरी है। अमाइंस के बिहेवियर की अगर मैं बात करती हूं तो अमाइंस के बिहेवियर में नाइट्रोजन का बिहेवियर समझिएगा। अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देगा तो वो बेस की तरह काम करेगा, और अगर वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपने सुना। तो बेस की तरह कब काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करता है? अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था, मतलब रिएक्शन करी थी तो
हमने एग्जाम्पल देखा था, बट कोई नहीं, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में मैम? बेसिक कैरेक्टर के बारे में। अब बेसिक कैरेक्टर की भी मैं बात करती हूँ तो अमाइंस बेसिक होते हैं नेचर में जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मतलब ईजी सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, तो हमें पता है भी भाई ये होता है RNH2। क्या होता है मैम? RNH2 होता है। इसकी रिएक्शन मैम हम करवा रहे हैं जी HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ। RNH2 में हमें पता है नाइट्रोजन पर है मैम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल है। अब HX में हमें पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे कैसा चार्ज है मैम? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इतनी भी कहानी सभी को याद होगी। अब आपको मैंने बोला अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को देता है तो उस टाइम पर ये किसकी तरह काम करेगा? इट विल एक्ट एज योर बेस। अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? हाइड्रोजन को देता है, तो जी वो बेस की तरह काम करता है। अगर कार्बन को देता है तो जी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो क्या होगा। अभी हमने इस प्रकार की कोई रिएक्शन की थी, जब वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करता है तो देखो यहाँ सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? R पे क्या आ गया? अब एक हाइड्रोजन और जुड़ गया और यहाँ क्या आ गया? X नेगेटिव था। हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से, ठीक है, अब यहाँ पे एक NH3 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया मैम? उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब मैं एक न्यूट्रल स्पीशीज हूं, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। नेगेटिव अगर चला जाएगा तो मैं किस चार्ज से रह जाऊंगी? पॉजिटिव से रह जाऊंगी ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से चले गए तो अब ये कैसा हो गया मैम? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसके पास चले गए तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। कहानी समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव से रह गए ना, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव है। और ये क्या है मैम? ये है सॉल्ट। ये क्या है मैम? सॉल्ट की प्रोडक्शन है। बिल्कुल सही बात है मैम, ये सॉल्ट क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। अब कहानी को समझो, यहाँ क्या हो रहा है? सॉल्ट बनने के बाद अगर आप मान लो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हो, अभी आपने देखा था, अभी आप लोगों ने कैसी रिएक्शन देखी थी NaOH के साथ कराते हुए? हमने यहाँ बोला ये पॉजिटिव होता है जी, ये नेगेटिव होता है। कहा कि नहीं कहा? इतना हुआ कि नहीं हुआ? इजीली समझ आई कि नहीं आई? अच्छा मैम, अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो खुद सोचो पहले क्या लिबरेट होगा। सोचो क्या लिबरेट होगा इसमें? आप क्या निकालोगे बाहर? हाँ जी, सोच के देखिए। अच्छा, इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं RNH2, एक H, इस पे पॉजिटिव, इधर X है, ठीक है। और अब मैंने बोला ये Na पॉजिटिव इस X नेगेटिव को लेकर के NX बना लेगा। ये OH नेगेटिव अब क्या करेगा? याद करो। याद आ गया मैम? याद आ गया मैम? अच्छे से याद आ गया मैम। ये OH नेगेटिव आएगा, इस H पॉजिटिव को यहाँ से ले जाएगा, ऐसे है ना। तो मैम यहाँ से वाटर भी बन जाएगा। अब क्या बचा? जब ये H पॉजिटिव गया तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा मैम, और आपको RNH2 आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ से प्राइमरी अमाइन देखने को मिल जाएगा। कहानी समझ आई? इजी लगा कि नहीं लगा? क्या किया हमने यहाँ पे? अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, जिसको फर्दर अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको फिर से आपका प्राइमरी अमाइन देखने को मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? लग रहा है इजी कि नहीं लग रहा है? बहुत इजी है। लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो। अब मैं आपको बेसिसिटी का ऑर्डर भी बता देती हूँ, एक बार इसको लिख लो पहले, है ना, इसको नोट कर लो, फिर बेसिसिटी का ऑर्डर भी बता देती हूँ। कर लिया? चलो, अब ना एक चीज का ध्यान रखना, जो बेसिसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +M ग्रुप के और +I ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -M ग्रुप के और -I ग्रुप के, ठीक है। अब मान लो मैं एक आपको ऐसा क्वेश्चन देती हूँ, लेट्स एज्यूम दैट आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने आपको दिया अमोनिया और मैंने आपको दिया प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। मैं पूछती हूँ हु इज मोर बेसिक और व्हिच इज मोर बेसिक? Which is more basic, है ना। तो अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है मैम, B+I का इफेक्ट, जिसमें +I ज्यादा वो बेसिक ज्यादा होगा। यहाँ R ग्रुप +I इफेक्ट दिखाता है तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे बताना प्राइमरी
अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, which is more basic, which is more basic। इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आपको यहाँ पे ये बताना है। इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा आप लोगों ने मुझे ये बताना है, बता देंगे, हो जाएगा। अच्छा एक ना और चीज, बेसिसिटी का ऑर्डर जब आप इसका देखोगे ना, ये सिंपल केस है, सिंपल केस है, चलो मैं ही बता देती हूँ। सिंपल केस है मैम, टर्शरी में ये होता है, मैं ही बता देती हूँ क्योंकि मेरे को एक इसमें एक्सेप्शन भी बताना है। ये सेकेंडरी होता है और ये आपका प्राइमरी होता है ना। मैंने बोला जहां आई इफेक्ट ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। यहाँ 3 आर ग्रुप है तो तीनों का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ 2 आर ग्रुप है, यहाँ सिर्फ 2 का प्लस आई और यहाँ सिर्फ 1 है, तो जहां ज्यादा आर ग्रुप वो ज्यादा बेसिक मैम, ये ऑर्डर होगा। मतलब मैम 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये सिंपल केस है जब मैं कुछ भी नहीं लिख रही, भी कोई सा भी सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करी कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन 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 अगर मैं आपको लिखती हूं इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, मुझे इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, तो हमेशा याद रखना सेकेंडरी का ज्यादा फिर प्राइमरी और एट लास्ट टर्शरी होगा। सेकेंडरी का ज्यादा फिर प्राइमरी और एट लास्ट टर्शरी होगा। टर्शरी का लास्ट इसलिए होगा क्योंकि CH3 ग्रुप्स जो हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हो, सॉल्वेंट वाटर ले रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे CH3 ग्रुप, जिसके कारण रिपल्शन होगी और उसका लीस्ट बेसिक ऑर्डर होगा, लीस्ट बेसिसिटी होगी, लीस्ट बेसिसिटी होगी। तो नॉर्मल केस है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का जवाब आप प्लस आई इफेक्ट से दोगे। अगर कुछ भी वहां मेंशन्ड ही नहीं है, आपको कुछ भी गिवन ही नहीं है, तो एक्वस सोल्यूशन वाला केस नहीं लेना है, नॉर्मल वाला लेना है। और अगर वहां पे एक्वस सोल्यूशन लिखा आता है तो आपका ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन द 3 डिग्री वाला। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है तो इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट जो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो सभी ने ध्यान रखना है। कर लेंगे, इसको लिख लो एक बारी से फटाफट से। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, वो बेस्ट तरीका है। रिकॉर्डेड सेशन है तो यू कैन पॉज इट एंड देन यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज द बेस्ट वे। अब मैं ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे प्रोसीड करती हूँ, जिसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन, है ना। एल्काइलेशन मतलब अब कुछ एल्काइल ग्रुप को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। कैसे ऐड किया जाएगा, किसकी हेल्प से ऐड किया जाएगा, आइए देखते हैं। अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। आप यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को जब जोड़ते हो उसको एल्काइलेशन कहते हैं। कैसे जोड़ोगे? अमाइन को पढ़ रहे हैं तो अमाइन में जब आप RX यानी कि हेलो एल्केन के एडिशन करवाओगे, एल्काइल हैलाइड के एडिशन कराओगे तो एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। कैसे समझो, आपके पास क्या आता है, RNH2 आता है, आपने इसमें क्या जोड़ा, एल्काइल हैलाइड जोड़ा। मैम आपने इसमें RX जोड़ा। यहाँ पे मैम हमारे पास थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। वही सेम तरीके से करना है जैसे पहले करते थे। लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जबकि दूसरे केस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। दूसरे केस में बेस की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन को देगा तो बेस की तरह करेगा, कार्बन को देगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। याद है, बताया था, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ जी मैम। तो ये पॉजिटिव अब नाइट्रोजन पे जाएगा, यहां पे एक R आ जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखो, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक हाइड्रोजन इस X के साथ जुड़ के HX बना लेगा और बाकी हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन ने X के साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया, HX बना लिया और बाकी का सारा ग्रुप एज इट इज वहां जाकर के जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट आया, ये सेकेंडरी अमाइन बना। अब इसकी फिर से रिएक्शन RX के साथ कराओगे, फिर से ये HX जो है निकल जाएंगे और R इससे जाके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास टर्शरी अमाइन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। बस समझाना आपको यहाँ पे ये था भी, अगर नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हाइड्रोजन को, तो वो बेस की तरह काम करेगा, वो भेजेगा। और अगर वो किसकी तरह, किसको दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन को दे रहा है, तो वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। ठीक है, क्लियर है?
हो जाएगा ना इतना? अरे बताओ भाई, हो जाएगा ना, कर लेंगे एल्काइलेशन। अच्छा वीडियो को पॉज करो जी, इसको लिखो पहले, इसको पहले लिख लो, मैं साइड पर जाती हूँ, इसको अच्छे से लिख लो, एल्काइलेशन का प्रोसेस लिख लो। अब एसाइलेशन देखते हैं। नेक्स्ट आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम क्या लेने वाले हैं? एसाइलेशन में हम लेंगे एसाइल क्लोराइड, CH3 डबल बॉन्ड ओ Cl। हम क्या लेंगे? एसाइल क्लोराइड लेंगे, या फिर इसका अनदर नेम क्या है? एसिड क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एसिड क्लोराइड लेंगे या एल्काइल क्लोराइड लेंगे। अब देखना मेरी बात ध्यान से, एसाइल क्लोराइड लेंगे, सॉरी। तो हमने क्या करना है, इसको लेट्स से हमने C2H5NH2 के साथ रिएक्ट करवाया। ये हमारा क्या है मैम? प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन है। क्या है मैम? प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन है ना? है ना? करवाया। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? मैम ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मैम। अब नाइट्रोजन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा। अगर ये पॉजिटिव के पास जाएगा तो सोचो, कार्बन क्या 5 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। तो कार्बन 5 बॉन्ड मैम नहीं बनाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। यही होगा ना, जब वो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता तो ब्रेक होगा। क्या बनेगा यहां से? यहाँ पे आएगा C2H5, सॉरी इसको दोबारा लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा? CH3, C, इस पे कौन जुड़ा? इस पे जुड़ा मैम NH2, C2H5, इस पे Cl पहले से था, ऑक्सीजन पे O नेगेटिव। कुछ मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है। क्या मिसिंग है? नाइट्रोजन ने मैम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए? कार्बन को दिए। नाइट्रोजन ने जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर से वही कहानी, मैं न्यूट्रल हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, वही हो गया। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, क्लोरीन ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन एक्ट एज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो वो क्या करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेता है और यहाँ से निकल जाता है। जब वो लेके जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन वापस से अपना बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा। जब ऐसा होगा तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा? इस NH2 के ना एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा, HCl बन जाएगा। और अब देखना, ये CH3, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये Cl चला गया, यहाँ पे क्या है? ये NH रह गया, इसका पॉजिटिव चार्ज भी चला गया ना, चला गया ना पॉजिटिव, क्योंकि ये जब H पॉजिटिव की फॉर्म में गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए और यहाँ क्या है? C2H5। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया मैम? अमाइड बना लिया। क्या बना लिया मैम? यहाँ से मैम अमाइड की प्रोडक्शन होगी। किसकी? अमाइड की। तो क्या लिखा है मैंने? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन जो है रिएक्ट करते हैं एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड है। एनहाइड्राइड अगर किसी को नहीं पता तो एनहाइड्राइड ये होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये है। ठीक है, या तो वो एसिड क्लोराइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ या एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, और इस रिएक्शन को एसाइलेशन कहते हैं। यहाँ पे फाइनल में आपके पास अमाइड बन जाएगा। ठीक है जी, इसको लिख लो। यहाँ पे फाइनल में आपके पास क्या आ जाएगा मैम? अमाइड आ जाएगा। ठीक है, एक और केस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बताऊं एक और केस? चलो एक और केस ले ही लेते हैं। एलिफैटिक का केस ले लिया, एरोमेटिक का केस ले लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है जिसे एनिलिन कहते हैं। इसकी भी रिएक्शन में CH3 डबल बॉन्ड ओ Cl के साथ करवा रही हूँ। तो बहुत बेसिक सी चीज है स्टूडेंट्स, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जाएंगे पॉजिटिव एंड पे, ये पार्शियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है। 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। क्या आएगा यहाँ से? CH3CO नेगेटिव Cl। यहाँ पे अब कौन जुड़ेगा? यहाँ पे आपका जुड़ेगा NH2 और इसके साथ आपकी जुड़ेगी एरोमेटिक रिंग। NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पे कैसा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कहानी फिर से यहाँ पे भी वही है। ये Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH और फिर इसके साथ लगी है हमारी बेंजीन रिंग और साथ में HCl रिलीज हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। एसाइलेशन एल्काइलेशन क्लियर हो गया है। एसाइलेशन एल्काइलेशन क्लियर हो गया है, इसको लिख लो भाई फटाफट से। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देखते हैं, इसके बाद हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देखते हैं, इसको लिख लो पहले। चलो अब स्टूडेंट्स आता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को हम दूसरे नेम से आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट है मैम? ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको हम कहते हैं।
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में याद रखना, आप यहाँ पे अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे, आपके पास मान लो ये अमाइन है RNH2, इसकी रिएक्शन आप कराओगे CHCl3 के साथ, और किसके साथ रिएक्शन होगी, अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ रिएक्शन कराओगे। तो मैंने बोला ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहां से आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। साथ में बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो बना लो, KCl और वाटर निकल जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। तो ये आपकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है जो CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है, साइनाइड ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, आइसोसाइनाइड होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, बात एक ही है, सिर्फ ये लिंकेज अलग अलग है ना। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH के साथ करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, जिसकी फाउल सब्सटेंस, फाउल स्मेल होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं दिखाते, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी लिया, ये स्टार लगा लेना, की पॉइंट याद रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी ये रिएक्शन आपको नहीं देने वाले हैं, ठीक है जी। अगली बात, इस रिएक्शन को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, और ये प्राइमरी अमाइंस के टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगी है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, लिख लो भाई फिर फटाफट, अगर क्लियर हो गई तो क्या ही बात है, क्या बढ़िया बात है, लिखो। चलिए अगली देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आता है डाइजोनियम, ये वाला तो एक बार रुक जाओ, ये डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन है, ये आगे देखेंगे हम, है ना। डाइजोनियम वाली पे अभी आएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन तो वहीं करवा दूंगी। अगली आती है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन, ये आपका क्या आता है, इसको बोलते हो आप एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं मैम एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं मैम, है ना। अब देखना क्या होगा, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करती हूं तो इसको हम हेजनबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, हेजनबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी रिएक्शन लेट्स से आपने RNH2 के साथ करा दी। अब मैं सिंपल सी बात आपको बताऊं, इजी सी, एक हाइड्रोजन ले लेगा ये और एक Cl ले जाएगा और ये बाकी का उसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा यहां से देखो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब एक हाइड्रोजन चला गया, NH इस पे जाके जुड़ा और NH R से फर्दर जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि सल्फोन अमाइड्स कहलाते हैं, सल्फोना अमाइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फोना अमाइड्स कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फोना अमाइड्स। कहानी सिंपल है, यहाँ से आपने HCl रिमूव किया और कुछ भी नहीं किया, हीट किया, HCl रिमूव किया, सल्फोना अमाइड्स आपने यहाँ से बना लिया, ठीक है। ये रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं मैम, इसे बोलते हैं रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज हेजनबर्ग्स रिएजेंट रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म व्हाट, सल्फोनाइल अमाइड्स, ठीक है जी, सल्फोना अमाइड, सॉरी। आगे बढ़ते हुए ये लिख लिया, लिख लो, लिख लिया, लिख लो, किसी का रह गया है लिखने वाला पड़ा है तो लिख लो। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस प्रकार की सारी रिएक्शंस। तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सबसे पहले आती है ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे आप समझना, आप जैसे आपके पास अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइन है ना, एनिलिन है, ये क्या है मैम, एनिलिन है। तो अगर आप एनिलिन की रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ विद वाटर जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा मैम, हमें यहाँ पे मैम ये तो एज इट इज होगा। अब कोई भी, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कोई भी मान लो ग्रुप आपका ऐसे यहाँ लगा है तो उसके रिगार्ड में ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, ये पैरा, ये ऑर्थो पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, ये पैरा हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे इसके ऑर्थो पे कौन आके जुड़ेगा, Br, इधर कौन आके जुड़ेगा, पैरा पे Br, इधर ऑर्थो पे कौन आएगा, Br। कब, जब आप वाटर ले रहे हो एज अ प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, वाटर ले रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, देखा जाए तो आपको मिल रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन। क्या देखने को मिलता है मैम, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन देखने को मिलता है। ट्राइब्रोमो एनिलिन आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है, मिलता है, ठीक है। कहानी समझ आई, अच्छा। अब मान लो आपके पास क्या है, ये एनिलिन है, एनिलिन की रिएक्शन अब आप Br2 के साथ करा रहे हो, लेकिन इस बार आपने CCl4 ले लिया सॉल्वेंट,
ठीक है, CCl4 ले लिया, पहले आपने प्रोटिक लिया था, अब आपने CCl4 ले लिया। ठीक है, अब जब इसके साथ कराते हो तो सिर्फ आपको इंडिविजुअल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इंडिविजुअल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, जिसको पैरा ब्रोमो एनिलिन, ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन के नाम से आप कहलाते हो। तो ये आपका क्या जाता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन आती है। अगर आप वाटर लेते हो एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, Br2 के साथ कराते हो तो ऑर्थो पैरा दोनों डायरेक्टिंग मिलेंगे। अगर सिंपल CCl4 के साथ कराते हो तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, डन है, बताओ भाई, डन है तो बताओ भाई, फिर आगे चलते हैं। डन है तो बताइए। चलो, अब अगली बारी आती है नाइट्रेशन की। किसकी आती है मैम, नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन वाला अगर हम केस देखें तो नाइट्रेशन में क्या होगा, अगर आपके पास फिर से वही बात है, एनिलिन है, ये आपके एनिलिन है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ कराई है मैम, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप है ना, जो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों डायरेक्टिंग आएगा। तो अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े और उनमें नाइट्रेशन का केस पढ़ा है तो उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही हमेशा बनाते थे। लेकिन ये पहला केस ऐसा है, अभी अमाइंस के साथ कराते हो तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों इंडिविजुअली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों आपको यहां से प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ, तीनों प्रोडक्ट आपको यहां से ऑब्टेन होंगे। अच्छा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं बनाता है क्योंकि वहां पे सॉल्ट बन जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल एल्काइलेशन एसाइलेशन मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस मैम। अब देखते हैं सल्फोनेशन का केस, जो कि कुछ डिफरेंट है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे कुछ डिफरेंट है। तो सल्फोनेशन पे चलते हैं। सल्फोनेशन, स्टूडेंट सल्फोनेशन की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पे मेरे पास ये फिर से एनिलिन है। एनिलिन की रिएक्शन इस बार मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा रही हूं। अब यहाँ पे पता होगा क्या, यहाँ पे ना पहले आपको ये देखने को मिलता है NH2, यहाँ पे SO3H, फिर क्या होता है, ये जो H है ना यहाँ से मूव करके ऊपर चला जाता है और यहाँ से ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या बनेगा, यहाँ से NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, ज्विटर आयन आपका बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ज्विटर आयन बन गया। तो ये कुछ डिफरेंट केस है जो कि आपको पता होना चाहिए सल्फोनेशन के केस में। ये कुछ डिफरेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए सल्फोनेशन के केस में। इसको लिख लो, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट अमाइंस। अमाइंस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अमाइंस में एक टॉपिक है डाइजोनियम सॉल्ट, अब उसको पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट पे। चलो, डाइजोनियम सॉल्ट की बात करती हूँ तो अभी तक आपने हेलोअल्केन वाला चैप्टर देखा होगा, अल्कोहल वाला देखा होगा, हर चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा है। डाइजोनियम सॉल्ट जब भी मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको अमाइन से जरूर रिलेट कराया, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ये क्या है, एनिलिन है। ये क्या है, एनिलिन है मैम, या फिर मैं इसको क्या बोलती हूँ, या फिर मैं इसको बोलती हूँ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। क्या बोलती हूँ, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। अगर स्टूडेंट्स मैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दूं, किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन में करवा देती हूं तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या किया हमने, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से बनाया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिकैप दे देती हूँ भाई डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाई का पहले बात तो बेंजीन मतलब बेंजीन लगी है, डाई का मतलब क्या होता है 2,
एजो का मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, ईएम का मतलब क्या है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्ट का मतलब अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब हुआ डायजोनियम सॉल्ट। समझ आ गए? और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी। बढ़िया, अब पढ़ लेते हैं एक बारी। वो कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलिन विद नाइट्रस एसिड, यानी या फिर हम एक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, मिक्सचर जो कि हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइड का NaNO2 का विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, या फिर सीधा नाइट्रस एसिड भी लिख सकते हो। टेम्परेचर लेते हैं स्टूडेंट्स हम 273 से 278 केल्विन के बीच का। फिर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू डाइजोनियम इज नोन एज डायएजोटाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? डायएजोटाइजेशन बोलते हैं, जो मैंने अभी लिखवाया था। Due to the instability, the diazonium salt is not generally stored and is used immediately after its preparation. तो जैसे ही बनता है इसको फर्दर फटाफट से कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो, अगर किसी के पास NCERT नहीं है तो लिख सकते हो, है ना। बाकी की इसकी कहानी अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कलरलेस होता है ना, रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐड करने के लिए। ठीक है, ये चीजें आप अगर लिखना चाहते हो तो भाई लिख सकते हो, बाकी NCERT में ऑलरेडी गिवन है। ये कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है, लेकिन जब वार्म कंडीशन होती है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। बाकी आई गेस टेम्परेचर सबने लिख लिया होगा, ये चीज सभी ने लिख ली है, लिख लिया है, लिख लिया, लिख लिया, बढ़िया बात है, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये भी लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, ये किसी ने नहीं लिखा है और वे लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, है ना जी। किसी ने नहीं लिखा है, वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। चलें आगे। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी 2 बता दी है, बट ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी बात, ये रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, स्टेबल होता है कोल्ड में, लेकिन वाटर से रिएक्ट कर लेता है जब वार्म कंडीशन में होता है। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट में बहुत इजिली डिकम्पोज कर लेता है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इन वाटर इज इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो वो भी आपको बता रहा है। क्लियर है? फिजिकल डन है। केमिकल पे चलें। केमिकल तो तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, मतलब मेरे को लगता है तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या थी मैम? अच्छा देखो, याद है मैंने ऐसे आपको पूरा टेबल बनवाया हुआ है, फ्लो चार्ट। मतलब एनिलिन है, पहले एनिलिन से हम बनाते थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे? NaNO2 और HCl के साथ। टेम्परेचर रेंज है 273 से 278 केल्विन। मैम यहाँ से बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या बन गया मैम? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? अगर आप इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl के साथ कराते हो, किसके साथ? Cu2Cl2 और HCl के साथ कराते हो, तो इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है जी सैंडमेयर रिएक्शन। यहां से आपको क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है और N2 लिबरेट होता है। क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है और N2 लिबरेट होता है। यही अगर आप इसकी रिएक्शन Cu2Br2 के साथ कराते हो विद HBr, तो भी ये कैसी रिएक्शन है आपकी? सैंडमेयर रिएक्शन है। तो भी कैसी रिएक्शन है ये आपकी? सैंडमेयर रिएक्शन है। और यहां से क्या बन जाता है मैम? यहां से बन जाता है ब्रोमोबेंजीन और N2 लिबरेट हो जाती है। क्या होता है मैम? ब्रोमोबेंजीन बन जाती है और N2 लिबरेट हो जाता है ना। चलो पहले सैंडमेयर लिखो, फिर अगला वाला बताती हूँ। पहले सभी लोग सैंडमेयर रिएक्शन लिख लो, फिर गेटरमैन रिएक्शन करेंगे। फिर कौन सी लिखेंगे मैम? गेटरमैन रिएक्शन लिखेंगे। सैंडमेयर रिएक्शन सभी लोग लिख डालो, फिर गेटरमैन रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा, अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Cu विद HCl, तो ये गेटरमैन रिएक्शन है, तो ये आपकी गेटरमैन रिएक्शन होती है। यहां से भी आपको क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है, क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है, N2 लिबरेट हो जाती है। और अगर आप इसकी रिएक्शन Cu विद HBr कराते हो, ये रिएक्शन भी आपकी गेटरमैन रिएक्शन है और यहां से आपको ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है और N2 लिबरेट हो जाता है। ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है और N2 लिबरेट हो जाता है। तो ये तो सैंडमेयर हो गई और गेटरमैन हो गई।
जैसे आपने क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बना लिया, अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है, अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है तो मैं KI के साथ हीट करती हूँ, KI के साथ हीट करती हूँ तो मुझे यहाँ से आइडोबेंजीन मिल जाता है, KCl लिबरेट हो जाता है और N2 लिबरेट हो जाता है। क्या मिलता है मुझे यहाँ से? आइडोबेंजीन मिल जाता है, KCl लिबरेट हो जाता है और N2 लिबरेट हो जाता है। इससे मैं आयोडोबेंजीन भी ऑब्टेन अपनी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो मैं HbF4 के साथ इसकी रिएक्शन करूंगी। किसके साथ? HbF4 के साथ इसकी रिएक्शन करूंगी। तो स्टूडेंट्स मेरी यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, N2 लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 लिबरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना HCl साथ में लिबरेट हो जाएगा। क्लियर है? ये रिएक्शंस क्लियर होगी। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये कैसे बनाया बता दो भैया फटाफट से मैम। अच्छा, एक और रिएक्शन हम इसमें देखते हैं। अभी अगर इसकी रिएक्शन आप H2O के साथ कराते हो और हीट करते हो वार्म वाटर के साथ, तो यहाँ से आपको अल्कोहल देखने को मिलता है और HCl निकल जाती है, मतलब फिनोल देखने को मिलता है। OH ग्रुप आपको बेंजीन रिंग पे देखने को मिलेगा, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी एक तरह की आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसके बाद दो और रिएक्शन है जिसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। आइए उसके करते हैं। आइए कपलिंग रिएक्शन करते हैं फिनोल के साथ। पहले कपलिंग रिएक्शन करते हैं फिनोल के साथ, फिर एनिलीन के साथ। डन है, ये लिख लो पहले, फिर कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो अब कपलिंग रिएक्शन देखना। कपलिंग रिएक्शन की बात करती हूं तो ये मेरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन अब मैं फिनोल के साथ कर रही हूँ। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे OH लगा है। क्या एक हाइड्रोजन ऐसे शो कर सकते हो? कर सकते हैं मैम, इसमें एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये HCl निकल जाएगा, कपलिंग में HCl निकल जाएगा। लिखना चाहते हो तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इधर ये आपका फिनोल है ना। आपने क्या किया? HCl निकाला हीट करने पे, क्या होगा? बस अभी इससे जुड़ जाएगा। क्या होगा? ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N2 को ऐसे ओपन करके लिख दोगे। ठीक है जी, और इस पे क्या होगा? फिर से एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर आ गया है जो कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये पैरा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। एजो क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजन और बेंजीन लगा हुआ है। पैरा हाइड्रोक्सी एरोबेंजीन बन जाएगा। और इसके डाई के कलर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ऑरेंज कलर का डाई होता है। किस तरह का डाई होता है मैम? ये ऑरेंज डाई होता है। दिस इज एन ऑरेंज डाई। क्लियर एवरीवन? तो ये पहली कपलिंग रिएक्शन थी डाइजोनियम सॉल्ट की फिनोल के साथ। अब एनिलीन के साथ करवाते हैं। आइए अब किसके साथ देखेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की एनिलीन के साथ। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं हम कपलिंग रिएक्शन की बात करती हूं तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आप एनिलीन के साथ कर रहे हो, मतलब बेंजीन रिंग पे क्या लगा है मैम? NH2 ग्रुप है ना। अब देखो जब ये रिएक्शन होगी फिर से वही बात, एक हाइड्रोजन शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से क्या होगा? HCl निकल जाएगा इस प्रकार से। तो क्या होगा? बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा NH2, है ना, है ना। अब इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? पैरा अमीनो एजोबेंजीन बोलोगे। पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये क्या होगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये येलो डाई होता है, वो ऑरेंज था ना, ये येलो डाई है, वो ऑरेंज था ना, ये येलो डाई है। क्लियर हो गया। तो ये भी लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो? आप ये रिएक्शन करा रहे हो आपने एनिलीन के साथ, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ। क्लियर है? बताओ भाई क्लियर है? लिख लो इसको। क्लियर है तो लिख डालो। चले आगे।
चलो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज की क्लास के बारे में। आज के सेशन में हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की। फिर हमने डाइजोनियम सॉल्ट की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वाइंड अप कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आपको डीपीपी मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिया, वरना आपको लिखना पड़ता है। तो डीपीपी के अंदर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन से गो थ्रू हुई, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर के अंदर अभी ना एक टॉपिक पेंडिंग है, जो सभी लेक्चर्स में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने टेस्ट नहीं किया है ना। तो जितने टेस्ट है वो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में करेंगे। मोर ओवर जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो भी बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर के एंड में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीबॉडी।